वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में क्या देखा था, जरा सा उसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट में हमने क्या देखा था, हमारे पास एक कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर में हमने रखा था डाइलेक्ट्रिक, अपोजिट प्लेट होगी, इसमें हमने रखा एक डाइलेक्ट्रिक, हमने बाहर से फील्ड अप्लाई किया 100, इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये जो चार्ज इंड्यूस होता है इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। इसके डाइलेक्ट्रिक के खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लो 20, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। नेट फील्ड कितना हो जाएगा 80, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। लेट्स से हमने दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने बाहर से अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड 100, और एक डाइलेक्ट्रिक हमारे पास ऐसा है, 100 अप्लाई किया, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा है जिसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है लेट्स से 75, और काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, 75 हो रहा है। तो बाहर से हमने कितना दिया 100, इसके अंदर कितना प्रोड्यूस हो गया 75, तो रिमेनिंग फील्ड कितना होगा अंदर में, तो आंसर है 25। ये नेट फील्ड हो जाएगा ना। तो मैंने क्या लिखा था, E इक्वल्स टू ई नॉट हो गया एक्सटर्नल फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड, टोटल फील्ड, जो कि बाहर के फील्ड को और अंदर के फील्ड को मिला करके जो आंसर आ रहा है। अब ये E को मैं क्या लिख सकता हूं, E इज रिटन एज ई नॉट बाय के। मतलब अगर यहां मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ E की वैल्यू कितनी आ रही है, तो E आ रहा है 25, और बाहर से हमने कितना अप्लाई किया फील्ड, तो ये हमने किया है 100। हमने E को क्या लिखा, ई नॉट बाय के, जहां पे ई नॉट क्या ओरिजिनल फील्ड, और ये के क्या है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई को हमने ऐसे लिख दिया, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 100 बाय के, तो के कितना आ गया, के आ गया 4। पूछा जाएगा कि बताओ इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो मैंने बोला कि 4। अब 4 क्या है एक्चुअली, क्यों पढ़ते इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तुम देखो जब के 4 आ रहा है मतलब हमने कितना फील्ड अप्लाई किया बाहर से 100, के हमारा 4 आ रहा है, मतलब कि हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 टाइम्स कम हो गया। 100 से जब 4 टाइम्स कम होगा तो कितना हो गया वो 25। तो के हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर से कम हो रहा है। लेट्स से एक एग्जांपल और लेते हैं, हमें बोला गया है कि हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है 100, एक डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, इसका के हमारे पास 5 है। तो जैसे मैंने के 5 देखा, बाहर से 100 अप्लाई किया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, 100 बाय 5 दैट इज 20। इसके अंदर हमने बाहर से 100 किया तो इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, 100 बाहर से किया अंदर ही बनेगा, और रिजल्टेंट कितना बचेगा, 5 गुना कम बचेगा 20। अगर मान लो मैंने बोला है कि यहाँ पे हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, इसमें बाहर से फील्ड अगर हमने 100 अप्लाई किया है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बोला गया है कि वो है 10, मतलब इसके अंदर हमने बाहर से कितना अप्लाई किया है 100, इसके अंदर कितना फील्ड बचेगा, टोटल कितना बचेगा, वो हो जाएगा 10। ठीक है, सॉरी डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, तो हम अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, ठीक है, वो हम कैसे पहचानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से पहचानते हैं। जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिक ओरिजिनल फील्ड को हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसके अंदर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेफिनेशन, इट इज अ फैक्टर बाय व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस इन अ डाइलेक्ट्रिक। किस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा।
अब देखो हमारे पास बोला गया कि कोई मटेरियल है, ठीक है, इस पे अप्लाई किया गया फील्ड बाहर से 10, ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.5। बताओ इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मैंने बोला 100/2.5 कितना हो गया, इसके अंदर होगा 4, ठीक है। ये इसके अंदर ये क्या हो गया, ई हो गया 4। हमसे पूछा गया व्हाट इज, ये बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो हमने बोला ई कितना है 4, अप्लाई कितना हो गया 10 माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ गया यहाँ माइनस आ गया, तो कितना बना इंड्यूस चार्ज ने कितना बनाया, वो 10 - 4 दैट इज 6, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे हमको फटाफट एक आइडिया मिल जाता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम बचेगा, क्लियर। आगे बात समझ में। उसके बाद अब ये हमको पूछा जाएगा कि बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि मान लो कोई चीज है बिल्कुल से इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक आर नॉट इंसुलेटर मैंने बताया था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं होते, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। अब मान लो कोई परफेक्ट इंसुलेटर है, हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ई नॉट, तो इसके अंदर कोई भी तरह का चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, चार्ज हिल ही नहीं सकते, मतलब पोलराइज भी नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी तरह का इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ इंसुलेटर में। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो हमने क्या बोला कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, ई यहाँ पे ई नॉट के इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि ई तो हो जाता है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। अब ई इंड्यूस 0 होता है तो ई किसके इक्वल बच गया, ई नॉट के अंदर, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नॉट का। तो इसके लिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ई नॉट बाय अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, ई नॉट 1 हो गया ना, ठीक है। बिकॉज हमने अभी सीखा था ई क्या था, ई नॉट बाय के, तो के क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय ई हो जाएगा। हमने अप्लाई कितना किया, ई नॉट, इसके अंदर कोई भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है बिकॉज ये परफेक्ट इंसुलेटर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं हुआ, तो फुल यही रिमेन रहेगा। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे ई क्या रहेगा, यहाँ पे ई नॉट रहेगा, यहाँ पे के क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर परफेक्ट इंसुलेटर। तो लिख के आओगे के इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का। अब अगर हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास अगर एक इंसुलेटर है, तो हमने देख लिया हमारे पास अगर परफेक्ट कंडक्टर है, तो कंडक्टर की अगर हम बात करें, हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक है, हमने बाहर से फील्ड अप्लाई किया ई, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, क्योंकि कंडक्टर में हमने पढ़ा है कि कंडक्टर में जो होता है ना, परफेक्ट कंडक्टर में ये चार्ज जो होते हैं ऐसे इंड्यूस ऐसे आ जाते हैं ना, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, ई नेट क्या होता है उसके अंदर 0। तो उसके लिए अगर हमसे पूछा जाएगा के क्या हो जाएगा, तो के हमारा हो जाएगा ई नॉट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, वो कितना है 0 है, ई नॉट बाय 0 दैट इज इंफिनिटी। तो याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको नोट कर जाना नोटबुक में, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फॉर परफेक्ट इंसुलेटर is 1 and for perfect conductor is infinity। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये अधिकतर जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड में। तो कि हमारे पास हमने क्या किया, एक कैपेसिटर बनाया, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने बहुत हेवी बैटरी लगा दी। ये डिस्टेंस 1 mm का,
हमने यहाँ पे बैटरी लगाई 3000 वोल्ट, बहुत हेवी वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा, 3 किलो वोल्ट, ये 3 किलो वोल्ट हो गया ना पर मिलीमीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करो डिस्टेंस से, यही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अब इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा ना कि बीच में अगर हमारे मान लो यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या एयर रखी है, ये जो एयर जो है वो क्या होती है, एयर इज एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये जो एयर का जो एटम होगा ना, इसका देखो न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन जो होगा एयर का वो बाहर निकल जाएगा, खींच करके उसको बाहर निकाल देगा। ये न्यूक्लियस इसको खींच के रख रहा है, लेकिन बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, कि ये अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल जाएगा। जैसे खींच के बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और ये पॉजिटिव आयन अलग हो गया। क्योंकि हमने सीखा था ना भाई, देखो नॉन पोलर में क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर ऐसे हो रहा था, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, तो जैसे इसका क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा था, ये ऐसा हो गया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाएंगे, ये सेपरेशन और बढ़ेगा और ये टूट के अलग ही हो जाएगा प्लस माइनस। जैसे यहाँ से हम लॉजिकली समझ रहे हैं कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कि ये इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल गए। अब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस पार्टिकल आ गया और प्लस पार्टिकल आ गया। जो पहले न्यूट्रल एयर के न्यूट्रल एटम थे एयर के, अब वहां पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव पार्टिकल आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वहां पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर इतने हाई वोल्टेज पे ये जब टूट जाएगा ना, तो क्या देखा जाएगा कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, ठीक है। अब ये नेगेटिव जो होगा ना वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसकी तरफ भागेगा। और ये जो प्लस होगा वो किसकी तरफ भागेगा, वो भागेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। और इस भागा दौड़ी में जो नेगेटिव पार्टिकल खिंचा रहा है प्लस की तरफ और पॉजिटिव खिंचा रहा है माइनस की तरफ, हालांकि पॉजिटिव उतना स्पीडली मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इजीली मूव कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ये इसके रास्ते में क्या होंगे, इसके रास्ते में पॉजिटिव आयंस आएंगे, ये जो पॉजिटिव आयंस बने होंगे, ठीक है, एयर के एटम में जो पॉजिटिव आयंस बने होंगे उसके जो न्यूक्लियस होंगे, कुछ एटम नहीं टूट पाएंगे, वो एटम भी आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके साथ टकराएंगे, एटम के साथ, पॉजिटिव आयन के साथ। जैसे कोलिजन होगा, कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने पे यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, हमको यहाँ पे फ्लैश दिखेगा, चमक दिखेगी, ठीक है, लाइटनिंग दिखेगी। जो बिजली कड़कती है आसमान में वो हमको यहाँ पे वैसी कड़कते हुए दिखेगी। ये जो डाइलेक्ट्रिक था ना एयर, ठीक है, वो अब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अपनी डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी उसने खत्म कर दी है। अब वो बन चुका हुआ है कंडक्टर, क्योंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है, तो यहाँ पे वो एयर क्या बन गया, कंडक्टर। वो जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है ना, ठीक है, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है तुमने दिया ना, ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कंडक्टर में। यही होता है लाइटिंग, जो बिजली कड़कती है क्या होता है, बिजली जब कड़कती है तो बादलों के पास वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है इस ऑर्डर से ऊपर का ही होता है, इससे भी बहुत बड़ा होता है। तो वहां पे जो भी थोड़ी बहुत एयर होती होगी, वो एयर अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खो देती है और कन्वर्ट कर जाती है कंडक्टर में, कन्वर्ट कर जाती है कंडक्टर में। तो वहां पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है अर्थ पे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है अर्थ पे, तो रास्ते में वो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टकराते हैं एयर के एटम से, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं। जैसे टकराएंगे वहां पे क्या, वो बिजली कड़कती है जो कि हमको शाइन करते हुए दिखती है। अगर वो शावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे अर्थ के ऊपर अगर हो जाता है, तो जहां पर भी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करंट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे गिरेंगे, वहां पे जो भी चीज पे गिरेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाएंगे और आई स्क्वायर आर टी से हीट प्रोड्यूस होगी, और वहां पे जो भी चीज होगी वो उसको जला करके वो राख कर देगी। इसलिए कहते हैं जहां पे बिजली गिरती है
वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे वो जल जाता है। किसी बिल्डिंग पे बिजली गिर जाए तो वहाँ पे वो बिल्डिंग पे, जैसे वो मान लो कि बिल्डिंग है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का शावर अगर हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्डिंग से अर्थ में चले जाएंगे वो, ठीक है। अर्थ में जाएगा, पूरा चार्ज क्रॉस करते हुए बिल्डिंग से जाएगा, बिल्डिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, बिल्डिंग जल के राख हो जाएगी, वहां पे आग लग जाएगी। अब इसलिए वो लोग क्या करते हैं, देखा होगा हर बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है, ऐसे करके लाइटनिंग रॉड लगी होती है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का शावर अगर होता भी है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, बिल्डिंग पे नहीं गिर के कहाँ पे गिरे, इस रॉड के ऊपर गिरे, क्योंकि रॉड क्या होता है एकदम पॉइंटेड होती है, तो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे गिरने वाले थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर इंड्यूस हो जाएगा ऊपर इलेक्ट्रॉन की शावर की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे बिल्डिंग पे गिरने वाले थे वो ऐसे खिंचा जाएंगे इसकी तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इन्होंने यहाँ पे रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस किया और उसकी तरफ खिंचा जाएंगे, और बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेंगे, और ये चार्ज जो है इस रॉड के थ्रू कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। और अर्थ तो इतनी बड़ी होती है ना कि अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ तो अच्छी कंडक्टर होती है, चार्ज को अच्छे से बहने देती है, अर्थ को कुछ नहीं होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा होगा अर्थिंग। इसी जो रॉड लगाते हैं ना, इसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं। ये कैसे प्रोसेस हुआ समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब ये ये डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी खो करके कंडक्टर बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। और उस समय क्या होता है, वो डाइलेक्ट्रिक से चार्ज फ्लो करता है, और यहाँ चार्ज का, इस एयर में चार्ज का फ्लो होगा। इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पे हमको लाइटनिंग दिखेगी, चमक दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके। तो इसके साथ जो है ना, हमारा ये थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ।